हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, इसके पहले हम लोग क्लास 3 to 5 का एनसीईआरटी कंटेंट सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक मिलेगा, उससे आप 10 वीडियो देखिए। और ये जो कि यहाँ जो हम आज प्रश्न करने वाले हैं एनसीईआरटी का, वो सारा आप प्रश्न आसानी से सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों प्रश्न हो सकते हैं। हो सके तो वीडियो 2 पार्ट में हो सकती है, एक एनसीईआरटी की और एक जो है 15 प्रश्नों की आपके पेडागोजी की। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें दोस्तों, अगर आप सीडीपी की भी क्लास देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जा करके देख सकते हैं। और चलिए हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके ईवीएस से रिलेटेड है। और ईवीएस से आपके एनसीईआरटी से कितने प्रश्न आते हैं और आपको पता है 15 प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं आपके अच्छे खासे नंबर लाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने सबसे पहले प्रश्न पे चलते हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ हम लोग देखेंगे। देखिए, कह रहा है नर चिड़िया बहुत सारे सुंदर बनावट वाले घोंसले बनाता है और मादा चिड़िया इनमें से सबसे बढ़िया घोंसला अपने अंडे देने के लिए चुनती है। यह कौन सी चिड़िया है? तो देखिए दोस्तों, सभी जो है कि चिड़िया क्या करती हैं, सभी पक्षी अपना घर बनाते हैं। और वो घर बनाते हैं केवल अंडा देने के लिए। और अंडा जब दे करके उसमें से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो वो अपना घोंसला छोड़ करके चले जाते हैं। और कई तरह के जो पक्षी होते हैं अलग अलग तरीके के अपने क्या घर बनाते हैं और उसमें रहना पसंद करते हैं जब तक कि उसके बच्चे ना पैदा हो जाएं अंडे से। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग फाख्ता पक्षी की। तो फाख्ता पक्षी क्या करता है दोस्तों, जो मेहंदी होती है, मेहंदी के मेड़ और कैक्टस के कांटों के बीच में अपना जो है कि घोंसला बनाता है। और दर्जिन चिड़िया की बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार इसका नाम है दर्जिन, ये क्या करती है, ये अपनी नुकीले चोंच से पत्तों को सी करके अपना क्या बनाती है, घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। उसके बाद शक्कर खोरा की बात करें दोस्तों, तो शक्कर खोरा ऐसा पक्षी है जो लटकते हुए टहनियों पे अपना लटकता हुआ झूला जैसा क्या करता है, अपना शरीर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है और उस घोंसले में अपना अंडा देता है। और इस शक्कर खोरे के जो है कि घोंसले में कपड़े के चीथड़े मिलेंगे, रुई मिलेगी और जो है कि छोटे छोटे पतले पतले आपके खरपतवार मिलेंगे। और ये अपना इसी प्रकार का क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। और बात करेंगे दोस्तों, जो आपका इसका आंसर सही होने वाला है, वो आंसर सही होने वाला है बीबर पक्षी। और बीबर पक्षी में से दोस्तों, जो नर बीबर पक्षी होता है वो अलग अलग क्या घोंसले बनाता है। और मादा पक्षी को जो अच्छा घोंसला लगता है उसी घोंसले में जाकर के अपनी क्या करती है, अंडा देती है। उसी प्रकार गौरैया की बारे में बात किया जाए तो दोस्तों, गौरैया अपना घोंसला ऐनक वगैरह के पीछे या अलमारी के पीछे या जहाँ कोना होता है वहाँ घर बनाती है। और उसी प्रकार जो है कि कुछ कबूतर भी उसी प्रकार के अपने घर बनाते हैं। और चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? पूछा जा रहा है दोस्तों, सोलर सेल जो है वो कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले दोस्तों समझेंगे सोलर सेल क्या होते हैं। तो सोलर सेल जो होता है दोस्तों, वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और उसको बनाने के लिए हम लोग अर्धचालकों का प्रयोग करते हैं। सौर सेल बनाने के लिए हम लोग अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। और इसमें जो है कि दोस्तों केवल एक ही अर्धचालक दिख रहा है, वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन यहाँ पे आंसर आपका क्या सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अभी आप दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार प्रश्न आपको मिलेंगे। अगर आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ लिए हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ सारे प्रश्न जो है कि आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। क्योंकि ये जितने सारे यहाँ पे 15 प्रश्न या 13 प्रश्न जो आपको मिलेंगे, सारे हूबहू एनसीईआरटी से मिलेंगे। और ये क्लास 3 to 5 तक ही मिलेगा। और क्लास 3 to 5 तक ही एनसीईआरटी से 15 नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आपके 15 नंबर ऐसे ही चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या होते हैं, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है और कैसे आप इसमें नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है कि अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और उनकी सभी की क्या विशिष्ट भूमिकाएं बटी होती हैं? ठीक है, तो इसमें देखेंगे दोस्तों, ये है मधुमक्खी। क्या है? मधुमक्खी। यहाँ लिख लेंगे मधुमक्खी। ठीक है, ये मधुमक्खी, चींटियाँ और मकड़ी।
तो देखिए चींटियाँ दोस्तों क्या होती हैं, समूह में रहती हैं, मधुमक्खियाँ भी समूह में रहती हैं, लेकिन दोस्तों मकड़ी समूह में नहीं रहता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे चींटियाँ समूह में रहती हैं, मच्छर भी लगभग समूह में रहते हैं, लेकिन मकड़ी जो है कि दोस्तों अकेले रहती है, तो ये भी क्या, खत्म। मधुमक्खी दोस्तों ये रहती है समूह में, लेकिन घर में पाई जाने वाली जो मक्खी होती है दोस्तों, ये क्या होते हैं, समूह में नहीं रहते हैं, यहाँ दीमक समूह में रहता है, तो यहाँ दोस्तों ये भी आंसर गलत हो गया। तो आप जो सोच सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, ततैया, दीमक और चींटियाँ ये क्या होती हैं, ये भी समूह में रहती हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही होने वाला है वो आंसर नंबर बी सही होगा। और दोस्तों अगर मधुमक्खियों के बारे में बात किया जाए तो जो मधुमक्खियाँ होती हैं ये भी समूह में रहती हैं, और मधुमक्खियों में केवल एक ही रानी होती है जो कि वो अंडा देती है, और बाकी श्रमिक जो होते हैं अपना श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं दोस्तों अपना भोजन लेके आती हैं और अंडे को सेती हैं और अंडे को क्या देखभाल करती हैं। और उन छत्ते में जो कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं, लेकिन दोस्तों उनका कोई विशेष कार्य नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ये सब क्या कर रहते हैं, समूहों में रहते हैं। तो इस तरह जो कि आपका आंसर इसमें बी हो गया था। अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों फूलों के बारे में यहाँ से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि फूल से संबंधित आपके कुछ कथन दिए गए हैं जिसको आपको बताना है। कह रहा है केवल रात में ही खिलता है, तो रात में खिलने वाला कौन सा होता है दोस्तों, रात की रानी जिसे कहते हैं, रात की रानी, क्या, रात की रानी। और रात की रानी यानी रात में खुलने वाला कौन, चमेली ही रात में खिलती है दोस्तों, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, रात की रानी के नाम से जाना जाता है। और औषधि बनाने के लिए दोस्तों यानी कौन सा ऐसा पुष्प जिसकी औषधि बनाई जाती है, तो सबसे पहले आंसर जो कि आपको दिखेगा बी में, क्योंकि रात की रानी केवल एक ही में दिया है, तो आंसर आपका इस तरह क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। और गुड़हल जो दोस्तों हम लोग इस्तेमाल करते हैं औषधि बनाने के लिए, और गेंदा जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं रंगाई के लिए, यानी रंगाई से, रंगाई कपड़ा जो है कि रंगने के लिए हम लोग इन फूलों का इस्तेमाल करते हैं, गेंदा का। और जिनिया का भी हम लोग दोस्तों कपड़ा रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और गुलाब जो होता है दोस्तों पूरे वर्ष भर खिलता है। देखे होंगे अगर गुलाब का पेड़ होगा तो वो हर सीज़न में क्या करता है, अपना एक पुष्प देता है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि आंसर यहाँ पे सही हो गया। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्नों को देखते हैं। अभी दोस्तों ये जो पहला सेट है, इसके बाद जैसे ही और जो एक सेट हम लोग करते जाएंगे और मज़ेदार प्रश्न आपको मिलते जाएंगे, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। अब देखिए मधुमक्खियों के छत्ते में मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। अभी जैसा कि दोस्तों मैं अभी मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में आपसे डिस्कस किया, और लीजिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पे हाजिर है। कह रहा है केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है, तो जाहिर सी बात है सही है दोस्तों, इसमें केवल मधुमक्खी ही अंडा देती है जो रानी होती है। और यहाँ देखिए नहीं कह रहा है, तो नहीं वाला कथन हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे नहीं वाला कथन छाटना है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे। तो पहला जो है कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है, सही बात है। छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं, बात सही है। छत्ते में केवल एक ही रानी मक्खी होती है, ये बात भी सही है। लेकिन कह रहा है दोस्तों श्रमिक मधुमक्खी काम करने वाली नर मक्खियाँ होती हैं, तो ये सरासर गलत है। उसमें जो मक्खियाँ होती हैं वही कार्य करती हैं और वही श्रमिक होती हैं, ये केवल कोई काम नहीं करते, बस इनका नाम मात्र जो है कि रह जाता है। तो ये जो है आपका आंसर, अगर सही की बात की जाए तो आंसर आपका सही इसमें बी वाला हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा समूह फल का। तो कौन से समूह फल होते हैं दोस्तों, तो फल जो है कि पहले देखेंगे फल बनता कैसे। तो सबसे पहले पुष्प होता है दोस्तों, पुष्प का अंडाशय बनता है, अंडाशय बनने के बाद उनसे क्या एक जो है कि आपका फल निर्माण होता है। और फल निर्माण होता है यानी पुष्प से जो बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, फल कहते हैं। और सब्जियां जो होती हैं किसी न किसी पौधे के क्या होते हैं, पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर बात किया जाए कि इसमें फल कौन कौन से हैं, तो केला को देखेंगे तो केला फल के अंदर आता है, बैगन भी आता है। लेकिन मूली जो है दोस्तों, मूली क्या होती है, आपकी जड़ होती है। तो ये जो कि दोस्तों फल के अंतर्गत इसको नहीं लेंगे। टमाटर जो है दोस्तों, ये भी फूल से क्या फल बनता है, तो इसको भी हम लोग फल कह सकते हैं, केला को भी कह सकते हैं। लेकिन अदरक जो है दोस्तों, अदरक ये होती है तना। ठीक है, तो ये वाला आपका नहीं होगा। केला को दोस्तों फल कह सकते हैं, भिंडी को भी कह सकते हैं, लेकिन आलू जो है दोस्तों, आलू आपका क्या तना है। ठीक है, इसके फूल नहीं होते हैं, तो जाहिर सी बात है इसको भी फल नहीं कह सकते। तो आंसर में देखिए आपको टमाटर, बैगन और आम, ये तीनों फल के जो है कि एक समूह हो सकते हैं।
तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए दोस्तों, आप परेशान मत होइए, जो कि आपको जो देखना है आप वीडियो आराम से देखिए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह के जो है कि और जो है कि जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते जाएंगे और जो है कि अच्छे अच्छे प्रश्न आपके बीच में लेके आएंगे। तो चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। और अगला जो है कि एनसीईआरटी का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पूछ रहा है, भारत के अनेक इलाकों में पाई गई बावड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बावड़ी यानी दोस्तों तालाब। राजस्थान में तालाबों को बावड़ी के नाम से जाना जाता था, और उसमें दोस्तों एक दड़की माई की कहानी बताई गई है, और वो बावड़ियों के बारे में वो क्या करती हैं, ज़्यादा प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक करती हैं, और बावड़ियों को फिर से पुनः तैयार किया जाता है। और उनकी जो सहायता करता है तरुण भारत संघ करता है, ठीक है। और दड़की माई एक आंदोलन करती हैं, चाहे उनकी सहायता जो करते हैं वो तरुण भारत संघ के लोग करते हैं। तो इस तरह का जो है कि मैं एनसीईआरटी में आपको बता चुका हूँ पूरा फैक्ट, तो आप उसको देख लीजिए जा करके। अब यहाँ देखेंगे, ये जल संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो देखिए बावड़ियों में दोस्तों हम लोग जल संरक्षण करके रखते हैं, जाहिर सी बात है ये सही है। बावड़ियों का जल पीने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यहाँ नहीं कहा है और यहाँ भी नहीं है। कह रहा है बावड़ियों का कथन सही नहीं है। तो देखिए बावड़ी में जो होता है दोस्तों, ये अगर तालाब है तो तालाब के भी जल तो पिए जा सकते हैं, ठीक है। तालाब के जल को पीने के लिए वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, या जो घरेलू पशुएं हैं उनको पिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है बावड़ियों के पानी को भी पिया जा सकता है। तो यहाँ जो है कि नहीं कहा है, तो ये आंसर आपका क्या है, सही हो जाएगा। ये वर्षा जल संग्रहण और पुनः प्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। इनका उपयोग सामाजिक संसाधन के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन नहीं में आंसर देना है, तो नहीं वाला में नहीं, यानी यही सही, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो है कि एक रेलगाड़ी अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम की ओर जाती है। वो पूछ रहा है सुरंग, कई सुरंग से गुजरती हुई जाती है, तो वो जो सुरंग है वो किस घाट के तरफ है, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, हिमालय या अरावली में पड़ता है। उस सुरंग के बारे में पूछ रहा है। तो उस सुरंग से जाते समय वो दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक और उसके बाद केरला, ये जो है कि पूरे क्रम से होते हुए उस सुरंगों से होकर गुजरती है अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम, और वो जो पड़ते हैं ये सभी पश्चिमी घाट में पड़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर 8 का आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और ये जो होते हैं झुंड में मादा हाथी और उसके बच्चे, ये 14 से 15 वर्ष तक अब देखेंगे दोस्तों नवा प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा कथन हाथियों के बारे में सही है। हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी और बच्चे हाथी होते हैं। जब दोस्तों आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा जाता है कि हाथियों के झुंड में केवल मादा और उनके हाथी बच्चे होते हैं, ठीक है। और वो झुंड जो है 10 से 12 का झुंड हो सकता है। और ये जो मादा और जो हाथी के बच्चे हैं 14 से 15 वर्ष तक ही एक झुंड में रहते हैं, उसके बाद ये झुंड छोड़कर क्या करते हैं, चले जाते हैं। और नर हाथी चारों ओर अकेले घूमते हैं। देखो कथन कह रहा है कि तर्क देना है आपको, और उसमें ये कहीं नहीं कहा गया है कि नर हाथी जो है चारों ओर अकेले घूमते हैं, ये बात कही नहीं गई है। लेकिन अगर वो झुंड में रहते नहीं हैं तो जाहिर सी बात है अकेले कहीं ना कहीं घूमते होंगे। ये बात की पुष्टि हो रही ना कि जब हम लोग पढ़ते हैं। और देखिए हाथी के बारे में ये भी पढ़ते हैं कि हाथी को कीचड़ में भी क्या खेलना बहुत पसंद आता है। और हाथी के जो बड़े बड़े कान होते हैं वो कभी कभी गर्मी में पंखों का भी काम करते हैं, यानी गर्मी उसको भगाते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला कथन तो सही है, लेकिन ये कथन भी सही है। क्यों? क्योंकि जब वो नर हाथी जब झुंड में नहीं रहते हैं तो क्या अकेले कहीं ना कहीं घूमते ही होंगे। तो तर्क क्या है, दोनों सही है। तो ए और आर दोनों सही है। और यहाँ जो है कि अगर दोनों का सही नहीं है तो यहाँ पे क्या करा है, ए आर दोनों सही है, ठीक है। ए और आर क्या है, दोनों सही हैं। और आर ए की सही व्याख्या करता है। आर क्या कर रहा है, ए की सही व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। अब इधर देखते हैं 10वां प्रश्न।
नीचे कक्षा 5 के 4 बच्चों के रक्त परीक्षण रिपोर्ट में उसके हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया। हीमोग्लोबिन स्तर के बारे में बताया गया तो यहाँ देखेंगे एक अमन नाम का लड़का है, इसकी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट जो है वो 8 ग्राम पर DL है, ठीक है। और राधिका की 10 ग्राम पर DL है, और सुरजीत की 14 ग्राम पर DL है, और मारिया की 6 ग्राम पर DL है। और दोस्तों ये जो है कि एक जब NCERT में पढ़ेंगे तो दिल्ली के एक स्कूल में एनीमिया से बहुत बच्चे क्या पीड़ित हो गए थे, और उस समय बहुत परेशानी हुई थी। और उस समय जो है कि NCERT जब मैं कराया था तो एक जो है कि उसमें एक आपको रिपोर्ट भी दिखाया था, ठीक है। और उस रिपोर्ट में पूरा ये बताया गया था कि आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, बच्चों के शरीर में कितनी हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो लगभग 12 से 16 ग्राम पर DL होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर DL। या अगर बच्चों की बात की जाए तो बच्चों में दोस्तों जो लड़के होते हैं, लड़कों में ये होना चाहिए 12.7 से 17.7 ग्राम पर DL, और लड़कियों में होना चाहिए दोस्तों, लड़कियों में होना चाहिए ये 12 से 15 ग्राम पर DL। तो यहाँ जो है कि आप जाहिर सी बात है एकदम आसानी से आप देख करके बता सकते हैं कि कितना होने वाला है, 12 से 15 या 12 से 16 इतना ही हो सकता है। तो आप देखेंगे इधर तो अमन में कितना ग्राम DL है, अमन में है 8 ग्राम, और ये लड़का है तो जाहिर सी बात है नॉर्मल 12 होना चाहिए, तो ये जाहिर सी बात है इसको भी अनीमिया है, ठीक है। और राधिका को देखेंगे दोस्तों तो 12 होना चाहिए, इसका भी 10 है तो इसको भी अनीमिया है। सुरजीत को देखेंगे दोस्तों तो इसका 14 है, और यहाँ 12 से 17 के बीच में 14 आता है तो इसको अनीमिया नहीं है। और मारिया को भी देखेंगे दोस्तों तो इसका 6 ग्राम पर DL है, तो मारिया को भी कहीं ना कहीं क्या है, अनीमिया रोग से पीड़ित है। तो यहाँ अमन, राधिका और मारिया, अमन, राधिका और मारिया का जो है कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ जो है कि इन तीनों को क्या है, अनीमिया है। और अनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो आयरन की कमी से होती है, और इसको दूर करने के लिए दोस्तों आयरन की गोलियां दी जाती हैं, या अधिक से अधिक आयरन लेने के लिए गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए, ठीक है। चलते हैं आगे। अब जो है कि 11 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, और 11 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है इसको देखेंगे। चिड़िया की आंखों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चिड़ियों के आंखों के बारे में बताया गया है दोस्तों, तो NCERT में 2 फैक्ट चिड़ियों के बारे में बताया गया है कि जिन चिड़ियों की आंख सर के सामने होती है वो एक ही समय पे 2 अलग अलग वस्तुओं पे नज़र डाल सकते हैं, उनको कहीं गर्दन घुमाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जिनकी आंखें सर के दोनों तरफ होती है वो अधिकतम अपना सर घुमा करके वस्तुओं को देखते हैं, और एक समय पे 2 वस्तुओं पे नज़र वो केंद्रित नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह का जो प्रश्न है, और इन प्रश्नों के कथन के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, और उसमें सही गलत छाटेंगे। कह रहा है सभी चिड़ियों के सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं। देखिए सभी चिड़ियों के नहीं होते हैं, कुछ चिड़ियों के जो है सर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, तो ये आंसर क्या है, स्टेटमेंट गलत है। चिड़िया 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही समय पर दृष्टि केंद्रित नहीं कर सकती, नहीं कह रहा है, कर सकती हैं दोस्तों, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, गलत है। जैसा कि मैं बताया जिनके सर के एक तरफ आंखें होती है वो 2 वस्तुओं पे नज़र डाल सकती हैं, और उनकी जब एक वस्तु पे देखते हैं तो उनकी दृष्टि बहुत दूर तक हो जाती है। और ऐसी चिड़ियाँ जिनकी आँख क्या सर के दोनों तरफ होती है वो अलग अलग वस्तुओं पे नज़र नहीं रख सकती एक साथ, वो वस्तुओं को देखने के लिए अपनी गर्दन क्या करते हैं, हमेशा घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है कि स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 1 दोनों गलत है, तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, S1 और S2 दोनों गलत है। तो इसका जो है कि आंसर जो है कि दोस्तों हो जाएगा ये वाला। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, बाघों यानी टाइगर्स की निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टताएं उन्हें अंधेरे में आगे बढ़ने और अपना शिकार खोजने की में मदद करती हैं। तो दोस्तों जब हम NCERT पढ़े थे तो उसमें जो है कि बाघों के बारे में पढ़े थे कि बाघ जो होता है, बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जाता है, और उसकी जो मूछें होती हैं, मूछें क्या करती हैं, घूमती रहती हैं, और हवा से वो पता लगा लेती हैं कि झाड़ी कैसे हिली है, हवा से हिली है कि किसी जानवर से हिली है।
और कान जो कि उसको कई दिशाओं में घूम जाते हैं आवाज़ को सुनने के लिए, जिससे वो सही स्थिति का शिकार का क्या करता है, पता लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कथनों को और देखेंगे कौन सा इसमें आंसर सही होने वाला है। संवेदनशील गलमूछें, हाँ गलमूछें जो होती हैं जो उसकी संवेदनशील होती हैं वो उससे क्या सेंस करके पता कर लेता है शिकार की स्थिति का, तो ये तो आंसर सही है। विभिन्न दिशाओं में कानों की गति, उसकी कान जो होते हैं विभिन्न दिशाओं में आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए घूम जाते हैं, इससे भी स्थिति का सही पता लगाया जा सकता है कि उसका शिकार कहाँ है। जोर का गरजना, और जोर का गरजना दोस्तों 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। शेर का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। सुनने का तीव्र आवाज़, यानी जो सुनने की उनकी तीव्र आवाज़ शक्ति है उससे भी वो दोस्तों क्या करते हैं, शिकार के सही स्थिति का पता लगाते हैं। लेकिन गुर्राने से अगर गुर्राएगा तो उसका शिकार क्या होगा, भाग जाएगा, जिससे कि ये इसमें उसको शिकार ढूंढने में सहायता नहीं करता है। तो आंसर नंबर क्या इसमें सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा सी, क्योंकि कह रहा है दोस्तों नहीं करती है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा सी वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। और देखिए दोस्तों, ये जो बाघ होते हैं ये अपना मल मूत्र गंध छोड़ते जाते हैं अपने इलाके में, और कोई दूसरे बाघ का इलाका आता है तो ये लोग मल मूत्र सूंघ करके ये बता देते हैं कि लगता है किसी दूसरे बाघ का क्या है, इलाका है। अब उसकी मर्जी होती है कि उस इलाके में घूमेगा कि नहीं घूमेगा। अब इधर देखेंगे, और इधर कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं और भारत के राज्य दिए गए हैं जो कि टाइगरों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। देखो जो टाइगर इतना सतर्क होने के बावजूद भी आज बहुत खतरे में है, और इसको बचाने के लिए सर्वप्रथम भारत में जिम कॉर्बेट पार्क, जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, वो खोला गया था। अब जो है कि दोस्तों इसका जिम कॉर्बेट पार्क से नाम बदल के रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो इसको भी याद रखेंगे कि जिम कॉर्बेट को रामगंगा कर दिया गया है। क्या, रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, अब जिम कॉर्बेट पार्क जो है दोस्तों ये है आपका उत्तराखंड, और काजीरंगा दोस्तों ये है असम, और रणथंभौर है दोस्तों राजस्थान, और गिर राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों गुजरात। और गिर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों एशियाई शेरों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन मिला हुआ है, यानी 1 का 2, तो A का 2 देखेंगे, फिर B का 1 देखेंगे, और 2 सभी एक ही में बस मिल रहा है दोस्तों, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर नंबर B क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि दोस्तों ये जो कि 13 प्रश्न आपको NCERT से कंटेंट से दिए गए, अगर ये आपको पसंद आए हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। अब जो है कि प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे वो पेडागोजी के होने वाले हैं। NCERT के हमने 13 प्रश्न जो है कि सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके पेडागोजी से प्रश्न आपको 14 से मिलेंगे, और ये दोस्तों केवल एक ही प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और हूबहू प्रश्नों को आपके बीच में लाया गया। जैसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन सा कथन लिंग पूर्वाग्रह को प्रदर्शन करता है। अब देखिए दोस्तों, लिंग पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस क्या होता है। तो जेंडर बायस वो होता है दोस्तों जिसमें हम लोग लड़के और लड़कियों को अलग अलग गुणों के आधार पर बांट देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जेंडर बायस कहते हैं या लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। और इससे जो है कि किसी अध्यापक के द्वारा अचानक से हो सकता है, या आम बोलचाल की भाषा में हो सकता है, या किसी अध्यापक द्वारा जानबूझकर ये किया जा सकता है। चलिए जानेंगे लैंगिक पूर्वाग्रह के बारे में क्या कथन है और इसमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो देखिए, कभी भी दोस्तों CTET में लड़कों और लड़कियों को क्या करना है, अलग अलग नहीं बांटना है, सभी को छात्र के रूप में देखना है, सभी को एक साथ लेकर के चलना है। ठीक है, तो वहाँ जो है कि ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर 100% सही होगा। तो चलिए देखेंगे, यहाँ विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया। देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों शब्द का जब इस्तेमाल किया गया है, यानी यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों की बात की गई है, तो यहाँ पे जेंडर बायस नहीं हो सकता। तो ये आंसर ठीक है। अभी लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ ध्यान से देखा, लड़कों यानी केवल लड़कों के बारे में बात की गई है, और कह रहा है कि लड़कों तुम ही लोग हमेशा क्या करते हो, शोर मचाते हो, यानी यहाँ जेंडर बायस आपको देखने को साफ साफ मिल रहा होगा। अब जो है कि नीचे भी देख लेते हैं और ऑप्शनों को, लड़कों और लड़कियों चलो हम सब एक खेल खेलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लड़का को भी साथ में लिया गया है और लड़कियों को भी क्या साथ में लिया गया है। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी आपका जेंडर बायस नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी ठीक ठाक है। अब विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ। अब देखिए विद्यार्थियों जब कह दिया तो विद्यार्थियों के अंतर्गत लड़की भी आ जाएगी और विद्यार्थियों के अंतर्गत लड़का भी आ जाएगा। तो यहाँ कहीं जो है कि लड़का लड़की में भी भेद नहीं है, तो यहाँ पे जेंडर बायस नहीं है।
और सबसे पहले देखेंगे जेंडर बायस है किसमें, तो जेंडर बायस जो है कि आपको इसमें बी वाले ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि लड़कों तुम हमेशा शोर मचाते हो, यानी एक जो है कि किसी लिंग पे जाके आप उसको बोल रहे हैं कि लड़का ही ज़्यादा क्या करते हैं, शोर मचाते हैं, क्या लड़कियाँ शोर नहीं मचाती हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, जेंडर बायस है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब अगला चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगर आप इसी तरह के प्रश्न अगर सॉल्व करेंगे तो आप अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको पकड़ना है, पॉजिटिव चीज़ें पकड़नी है। सीटेट में सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव चीज़ें पकड़नी है और अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिंग रूढ़िवादिता का प्रदर्शन करता है। देखिए, लिंग रूढ़िवादिता और जेंडर बायस, तो जेंडर बायस और लिंग रूढ़िवादिता दोस्तों ये नहीं करने चाहिए किसी भी टीचर को। और रूढ़िवादिता जो होती है वो दोस्तों कई सालों से परंपराएं जो चली आती हैं उन्हीं को जब लेकर के लड़के लड़कियों में विभेद होता है तो उसे रूढ़िवादिता कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि केवल लड़कियां ही खाना बनाने में बेहतर होती हैं, तो क्यों, क्योंकि खाना बनाने का लोगों में जो धारणा बन गई है कि खाना बनाने की जो धारणा है केवल औरतों की है। तो ये जो है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण चले आते हैं और उसके रूप में अगर आप विभेद करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्टीरियोटाइप, या आप उसे रूढ़िवादिता के नाम से जान सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे और उस तरह के जो है कि प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा सही होगा। देखिए, एशियाई लोग खेलों में अच्छे नहीं होते, तो एशियाई की बात कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ जो है कि किसी भी लिंग विभेद का यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखेंगे, सामान्यतः लड़कों की तुलना में लड़कियों का पेशीय द्रव्यमान कम होता है। तो ये जो गुण है दोस्तों, ये गुण को बताया जा रहा है, तो ये गुण है कि सही बात है, क्योंकि लड़कियों की तुलना में लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो पेशीय द्रव्यमान होता है वो कम होता है। यहाँ जो है दोस्तों दोनों में गुण बताया जा रहा है, इसलिए ये आंसर अभी सही है, इसमें भी आपको स्टीरियोटाइप देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ देखो, लड़कों व लड़कियों ने कुश्ती में हिस्सा लिया, देखो तो लड़का भी लिया लड़की भी लिया, तो यहाँ भी कोई रूढ़िवादिता देखने को नहीं मिल रही। लेकिन सबसे पहले वाले में देखेंगे तो कह रहा है सामान्यतः लड़कियाँ लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। कहाँ लिए, लड़के खाना अच्छा नहीं बनाते हैं क्या? तो ये जो है कि एक अवधारणा बन गई है और वही अवधारणा क्या आपका कहलाता है स्टीरियोटाइप या रूढ़िवादिता। और इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ए वाला सही। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमेश अपनी कक्षा में 5 की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है। रमेश अपनी कक्षा यानी 5 की कक्षा है उसमें खोजपूर्ण प्रश्न पूछता है, यानी खोजने के लिए प्रश्न को देता है। उपयुक्त उद्देश्य विद्यार्थियों के किस कौशल के विकास नहीं है। देखिए, जो खोजपूर्ण दे रहा है तो जाहिर सी बात है बच्चे उसमें क्या करेंगे, खोजेंगे, और खोजने के लिए क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसको समझेंगे, अवलोकन करेंगे, तो अवलोकन कौशल का विकास होगा। फिर उसको सोच करके कुछ अलग करने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पर रचनात्मक कौशल भी होगा। फिर उसके बाद बोलेंगे, अपने आप में सुनेंगे, तो वहाँ पे श्रवण कौशल का भी काम होगा। लेकिन दोस्तों वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रश्न पूछता है, क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो श्रवण शक्ति का भी विकास होगा, रचनात्मकता भी आएगी, अवलोकन भी करेगा, लेकिन दर्शन कौशल नहीं होगा। और दर्शन क्या होता है दोस्तों, डेमोन्स्ट्रेशन होता है। इसमें किसी भी वस्तु के बारे में अगर आपको बताना है तो उसका मॉकअप लेकर के उसके बारे में बताया जाता है, वही डेमोन्स्ट्रेशन कहलाता है। जैसे मैं इस पेन के बारे में बताऊं, इसका गुण बताऊं, इसका कार्य बताऊं, तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन। तो आप प्रश्नों का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो ये जो है कि इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान के गुण हैं। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन में समस्या समाधान आप कैसे कैसे कर सकते हैं जो कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आता हो। तो इसमें जो समस्या समाधान होता है, कह रहा है कि ए और बी से यानी सृजन से और चयन करके, फिर कह रहा है सी और डी यानी भाषण और लेखन द्वारा, फिर कह रहा है सृजन और क्या लेखन द्वारा, फिर कह रहा है चयन या आपका लेखन द्वारा। तो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी एक समस्या है तो आप भाषण से दूर नहीं कर सकते। तो जाहिर सी बात है कोई भी समस्या है तो ये पर्यावरण का भाषण से तो सही होगा नहीं, फिर लिखने से भी दोस्तों सही नहीं होगा। जब तक आप उसके बारे में सृजनात्मकता नहीं रहेगी, यानी सृजन नहीं करेंगे या उसका अच्छे से समस्याओं का चयन नहीं करेंगे, तो आपका समस्या हल होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जो है कि ऑप्शन आपका ए और बी सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगर अभी तक आप दोस्तों वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिए जल्दी से,
चलिए अब 18 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक के द्वारा प्रयुक्त होने वाली भाषा। अब देखिए जो ईवीएस का यानी पर्यावरण का जो शिक्षक है उसको कौन सी भाषा बच्चों के बीच में प्रयोग की जानी चाहिए, उसी के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। तो इसको देखेंगे। औपचारिक एवं परिभाषाओं पर बल देने वाली होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? औपचारिक होना चाहिए और परिभाषाओं पर बल देने वाला होना चाहिए। देखिए दोस्तों जो बल है, जो इस तरह के जोर जबरदस्ती का जो शब्द होता है सी टेट में सीधे उसको गलत मान लेना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ क्या गलत है। बच्चों के लिए कठिन होना चाहिए। देखिए कठिन का भी बात किया गया है, तो ये वाला भी ऑप्शन आप डायरेक्ट काट दीजिए, उसको कोई देखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए बच्चों की दैनिक रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। फिर प्राविधिक प्राकृतिक की होनी यानी टेक्निकल होना चाहिए। अब बताओ 5 का बच्चा है, 3 का बच्चा है, 4 का बच्चा है, टेक्निकल भाषा समझ में आएगी? उसको नहीं आएगी। तो टेक्निकल भाषा भी हमको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सबसे बढ़िया आंसर जो आपका हो जाएगा बच्चों की दैनिक यानी रोजमर्रा की भाषा से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो बच्चा डेली बोल रहा है, हमेशा वो बातों को सुन रहा है, तो उन बातों में ईवीएस की शिक्षा बच्चों को क्या देनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर जो है कि यहाँ पे आपका बी वाला सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर के प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं और 19 प्रश्न क्या कर रहा है उसको देखो। आकर्षक एवं प्रासंगिक अनुदेशात्मक सामग्री का उपयोग सहायक है क्योंकि वे, देखिए जो कोई भी टीचर होता है दोस्तों तो वो सहायक सामग्रियों का इस्तेमाल करता है और सहायक सामग्री क्या करते हैं उसके काम को पढ़ाने में और आसान बना देते हैं और बच्चों के ज्ञान इंद्रियों का भी विकास होता है, बच्चा उसमें इंटरेक्ट होकर के सीखता है। लेकिन ये इसमें इस जो ऑप्शन है उस ऑप्शनों में सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसको आपको चुनना होगा और देखना होगा कि कौन सा जो है कि उसका बेस्ट ऑप्शन होने वाला है और उसी को चुन करके आंसर देंगे। कह रहा सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करता है। बात तो सही है दोस्तों, अगर आप जो है कि कोई भी अनुदेशात्मक सामग्री लेके जाएंगे, प्रासंगिक होनी चाहिए, अनुदेशात्मक होना चाहिए, तो वो सहायक होता है शिक्षकों के लिए भी और बच्चों की ज्ञानेंद्रियाँ भी उससे क्या हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं और बच्चा जल्दी से सीखता है। तो ये तो बात सही है। शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है, ये बात भी सही है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना है, ये भी बात सही है। लेकिन बताओ दोस्तों अगर मैं कोई भी मॉकअप लेके जाऊं या कोई भी ऐसी शिक्षक सहायक सामग्री लेके जाऊं, अगर वो बच्चों के काम की नहीं है तो क्या बच्चा उससे कुछ सीखेगा? कुछ नहीं। अगर बच्चों के अर्थ में ही ना निकले यानी उसका कोई अर्थपूर्ण संबंध ही ना हो विषय संबंधी से, तो कोई मतलब नहीं होता है। यानी कोई भी अगर अनुदेशात्मक सामग्री होना चाहिए तो उसका कोई अधिगम से अर्थपूर्ण क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। तो यही जो है कि आपका आंसर सही हो जाएगा। अब 20 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। ईवीएस के शिक्षण में न्यूनतम महत्वपूर्ण क्रियाकलाप की पहचान कीजिए। इसमें से 4 क्रियाकलाप दिए गए हैं, सबसे न्यूनतम और महत्वपूर्ण जो है कि क्या होना चाहिए, जो न्यूनतम होना चाहिए। विद्यार्थियों से परिचर्चा, ठीक है। कार्यपत्रों पर, चित्रों पर और रूपरेखा को बनाना, ये भी सही है। अवज्ञाकारी विद्यार्थियों को सजा देना, जाहिर सी बात है दोस्तों, जहाँ सजा वजा आए सीधे उसी को क्या ट्रिक मार के आगे निकल लो। जो बच्चे अगर आज्ञा नहीं मान रहे हैं आपकी तो क्या उसको मारोगे, पीटोगे? ऐसा जो कि आपको कदापि नहीं करना है। तो ये जो है कि आंसर आपकी सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे कम जो है कि महत्वपूर्ण यही है। विद्यार्थियों को बाहर की प्रकृति की सैर पर ले जाना पर्यावरण के लिए, ये जो है कि सही है। लेकिन ये सब जो है कि नकारात्मक शब्द हैं और ऑप्शन में कह रहा है कम जो है कि महत्वपूर्ण होना चाहिए, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से पर्यावरण पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने का उद्देश्य की पहचान कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो पहेली है, पर्यावरण के अध्ययन में पहेलियों को क्यों शामिल किया गया है इसके बारे में देखेंगे। तो छात्रों को भ्रमित करने के लिए, छात्र को भ्रमित करने के लिए कहानी थोड़ा डाली जाती है। छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करने के लिए, ठीक बात है। छात्रों को भ्रमित करना और उससे आनंद प्राप्त करना, यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि भ्रमित और छात्र से आप जो है कि कहानी डाल करके आनंदित होंगे, गलत बात है। छात्रों को खेल खिलाना, जाहिर सी बात है दोस्तों, पर्यावरण पुस्तक में पहेली का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को आपको खेलना सिखाना है। उसका संबंध है दोस्तों बच्चों के यानी छात्रों में तर्क क्षमता का क्या करना, विकसित करना। बच्चे क्या करेंगे, कहानियाँ को पढ़ेंगे और उसमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इस पे क्या करेंगे, तर्क करेंगे और उनके अंतर सृजनात्मकता शक्ति का क्या होगा, विकास होगा। तो यहाँ जो है कि बी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। इधर देखेंगे,
पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वो प्रश्न संकेतक है। अगर देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है तो वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसके क्या संकेत हो सकते हैं, इसी के बारे में इन सभी में आंसर देना है। तो छात्रों की जिज्ञासा के, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जब तक छात्रों के बीच जिज्ञासा नहीं आएगी तब तक वो बच्चे आपसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। तो जाहिर सी बात है ये जो है कि ए वाला भी कथन आपका सही है। छात्रों में के समझ में अंतर के, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर बच्चा प्रश्न पूछेगा तो टीचर को यह पता चलेगा कि हाँ बच्चे को क्या समझ में आया है, क्या नहीं समझ में आया, चाहे बच्चे की क्या समझ है। तो ये वाला भी आंसर सही है। शिक्षक की क्षमता के, और देखिए जो बच्चा प्रश्न पूछेगा तो यहाँ शिक्षक के क्षमता का भी पता लगेगा कि शिक्षक जो है कि कैसे उसको आपको आंसर देता है, बच्चे को कैसे आंसर देता है और किस तरीके से आंसर देता है, और इसकी भी जो है कि प्रश्नों के सॉल्व करने की, चाहे बताने की चेष्टा बढ़ती है। शिक्षक को भी कहीं ना कहीं क्षमता में इसकी क्या सहायता होता है। तो इसका जो है कि आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अगर कोई बच्चा आपसे अगर प्रश्न पूछता है तो आप घबराएंगे नहीं, उसका निश्चिंत होकर के आप आंसर दीजिए। इससे आपकी भी परीक्षा होती है, बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ती है और जो है कि बहुत सारे कौशलों का विकास होता है। गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, तो ईवीएस जो है एक अंतर विषयक विषय है, ये बात सही है। ईवीएस को स्थानीय संसाधनों के माध्यम से सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो ईवीएस होता है अपने पर्यावरण में अगल बगल से ही क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित है। देखिए ईवीएस जो होता है जैव विविधता से संबंधित नहीं दोस्तों, ईवीएस में जैव विविधता और जो है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसको हम लोग ईवीएस वगैरह में पढ़ते हैं, चाहे इसके अंतर्गत ईवीएस को पढ़ते हैं। अब देखिए ये बताया गया है कक्षा 1 और 2 में ईवीएस शिक्षण भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाना चाहिए, तो ये कथन भी सही है। और जो गलत है दोस्तों वो यही है कि ईवीएस मुख्यतः जो है कि जैव विविधता के अध्ययन से संबंधित नहीं है। ईवीएस में हम लोग बहुत सारे जो है कि फैक्टों के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो है कि आंसर क्या हो जाएगा, ये सी वाला इसमें सही हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, एक पर्यावरण शिक्षक होने के नाते आप अपनी कक्षा, यहाँ कक्षा है दोस्तों, क्या है, अपनी कक्षा के औसत छात्रों के लिए क्या करेंगे। अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं और उस कक्षा में कुछ औसत बच्चे हैं तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इसमें देखेंगे उन्हें कई बार अवधारणा लिखने के लिए देंगे। देखिए बच्चों को दोस्तों जोर ज़बरदस्ती कुछ नहीं करना है, तो अवधारणा लिखने के लिए पक्का नहीं देंगे, गलत। उन्हें पहली पंक्ति में बैठा कर लगातार मार्गदर्शन करेंगे, ये भी आपको नहीं करना है। उनके कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करेंगे और उनके लिए उपचारात्मक उपाय करेंगे। तो अगर जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है उसको आप चिन्हित करिए, चिन्हित करने के बाद उसका क्या क्या दिक्कत है उसको देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, उपचार ढूंढेंगे। तो यहाँ जो है कि आंसर आपका यही सही हो जाएगा। उनको आंतरिक कार्य घर में अभ्यास के लिए देंगे, तो अभ्यास के लिए कार्य नहीं देना है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में क्या शामिल है। अब जो पर्यावरण अध्ययन है दोस्तों, इस क्षेत्र में हम लोग जो अध्ययन करते हैं वो क्या क्या अध्ययन करते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत। तो पर्यावरण के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा लेते हैं, अनौपचारिक शिक्षा लेते हैं, विद्यालय शिक्षा लेते हैं या दोनों लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में भी पर्यावरण को सीखते हैं किताबों के द्वारा, और अपने आसपास के वातावरण द्वारा जो सीखते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। और औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में क्या अंतर होता है। औपचारिक शिक्षा जो होती है एक जो है कि टाइम टेबल से एक समय अनुसार स्कूलों वगैरह में दी जाती है, और जो अनौपचारिक शिक्षा होती है इसका कोई समय फिक्स नहीं होता है। आप रोड पे चलते चलते सीख सकते हैं, या कहीं सीख सकते हैं, या किसी की बातों को सुन करके सीख सकते हैं, या किसी पोस्टर से सीख सकते हैं, या किसी साधन से भी आप सीख सकते हैं। यानी कहीं से जो कि अगर बाहरी ज्ञान आप ग्रहण करते हैं तो उसे अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत रखा जाता है, और इसमें जो है कि औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शिक्षाओं को ग्रहण किया जाता है ईवीएस में। जैसा कि ईवीएस में आप लोग क्लास में भी पढ़ाया जाता है और बाहर बच्चों को सैर करा के भी अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, जब शिक्षक पर बल देते हैं तो छात्रों में अवधारणात्मक समझ में सुधार होता है। अब देखिए जो 26 नंबर प्रश्न है जो है कि शिक्षक किस पर बल देता है, तो बच्चों की अवधारणाओं में क्या होता है, सुझाव होता है, मतलब क्या होता है, समझ में सुधार होता है। तो देखिए लिखित और मौखिक परीक्षा कराएंगे तो जाहिर सी बात है लिखित में बच्चा केवल अपने विचार को लिखेगा बस, और मौखिक परीक्षा में जो उसको आएगा वही बतियाएगा।
पाठ्य पुस्तकों में से जो है वही करेगा, प्रतियोगिताओं से दोस्तों उनकी अवधारणा में समझ नहीं का विकसित नहीं होता है। जब क्या करेगा, टीचर जो है बच्चों से आमने सामने बात करेगा, ठीक है, बात करेगा, उसकी बातों को समझेगा, प्रश्न करेगा, पूछेगा, बच्चा जो है कि अपनी अवधारणाओं को क्या करेगा, रखेगा। तो जब संवाद करेगा टीचर तो बच्चों का क्या होगा, अवधारणा क्षमता में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ए वाला हो जाएगा। इधर देखेंगे, उपव्याख्यानात्मक अभिलेख में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। जो उपव्याख्यानात्मक अभिलेख होते हैं दोस्तों, वो बच्चों की एक रिपोर्ट तैयार की जाती है कि बच्चा किस क्षेत्र में कैसा है, बच्चा पढ़ने में क्या दिक्कत है, ये एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन रिपोर्ट में क्या नहीं लिखा जाता है, यही इसके बारे में बताना है। तो समस्याओं पर केंद्रित होना चाहिए। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर क्या समस्या वो होना चाहिए, निर्णायक होना चाहिए, निर्णय लेना होना चाहिए। बच्चों की शक्ति और कमजोरियों की पहचान करना। देखिए, बच्चों की शक्तियों की कमजोरी की पहचान तो करते हैं, लेकिन उसमें होना नहीं चाहिए, जो अभिलेख है उसमें लिखा नहीं होना चाहिए। बच्चों की रुचि और जिज्ञासा की पहचान भी करनी चाहिए, लेकिन वो अभिलेखात्मक में आपको लिखना नहीं है। तो ये जो है कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं जल्दी से, और ये जो कि 28 नंबर प्रश्न है, इसमें देखेंगे, एक ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक चर्चा करता है कि मक्खियां बीमारियां फैलाती हैं। चर्चा के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त अधिगम का संसाधन होगा। अब देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक चर्चा कर रहा है कि मक्खियों से क्या होता है, बीमारियां होती हैं। तो उसको चर्चा को कौन सा सबसे अधिगम जो है कि संसाधन के रूप में काम करेगा, उसी को बताना है। अखबार, फ्लैश कार्ड, स्लोगन, पोस्टर। देखिए, अखबार से भी दोस्तों इसके बारे में बताया जा सकता है, लेकिन एक जो है कि सीमित तक रहता है, इसमें ज़्यादा केंद्रित आप नहीं रह सकते हैं। आप अखबारों में ज़्यादा केंद्रित नहीं रहेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी और जो है कि खबरें होती हैं। और फ्लैश कार्ड जो होता है दोस्तों, फ्लैश कार्ड में आप दिखाएंगे तो इससे भी जाहिर सी बात है कुछ जो है कि समझ विकसित होगी, लेकिन ये भी आपके बहुत अच्छे काम का नहीं है। और स्लोगन से भी होगा, लेकिन दोस्तों उतना अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, पोस्टर तैयार करवाते हैं बच्चों से, क्या करते हैं, क्या कमियां हैं, कौन सा रोग है, सारे को एक जो है कि विषय वस्तु के साथ पोस्टर में प्रदर्शित किया जा सकता है। तो पोस्टर जो है दोस्तों अधिगम के लिए अच्छा संसाधन का रूप में यहाँ पे काम करेगा। काम तो सभी करेंगे लोग दोस्तों, लेकिन जो बच्चा है वो क्या करेगा, अगर पोस्टर रहता है तो पोस्टर में उसकी सारी सीमित जानकारियों को एक जगह केंद्रित करके दिखाया जा सकता है। तो ये जो है कि पोस्टर यहाँ से सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, कह रहा है, खेल खेल में पाठ पढ़ाते हुए सरिता बच्चों को खेल के मैदान में ले जाती हैं और उन्हें विभिन्न दिनों में विभिन्न खेल खिलाती हैं। मीनू उसी पाठ को विभिन्न खेलों के चित्र कार्ड दिखाकर छात्रों को पढ़ाती है। छात्रों की अधिकतम भागीदारी के लिए कौन अधिक भावी रणनीति का उपयोग कर रही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो टीचर हैं। एक टीचर का नाम है क्या, सरिता। ये क्या करती हैं, जब पाठ पढ़ाती हैं तो क्लास से बाहर ले जाकर के बच्चों को अलग अलग प्रकार के खेल को खिलाती हैं। और एक टीचर हैं जिनका नाम है मीनू, और वो क्या करती हैं, फ्लैश कार्ड दिखाती हैं। तो फ्लैश कार्ड्स देखने से भी बच्चों के बीच में समझ विकसित होती है, लेकिन उतना प्रभावी नहीं होता है जितना सरिता जी क्या कर रही हैं, विभिन्न खेलों को खिला रही हैं। तो पूर्ण रूप से इसमें जो बच्चा होता है संलग्न होकर के और अपनी अवधारणाएं विकसित करके और क्या पूरा प्रत्यक्ष रूप से खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यहाँ जो है कि बच्चा सक्रिय रूप से सीखता है। तो सरिता जी का जो है सिखाने का बढ़िया तरीका है। तो इसमें जो है सरिता जी का तरीका जो है कि बहुत ही सही है। तो इसमें जो है कि भावी रणनीति का प्रयोग सरिता जी कर रही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों आज का जो कि लास्ट प्रश्न, जब पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपने बच्चों को चिड़ियाघर लेकर जाते हैं तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते हैं। जिस प्रकार अभी सरिता जी प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देना चाहती थी कि खेल कैसे होते हैं, खेल को अलग अलग खिलाया उसने, उसी प्रकार अगर आप पर्यावरण पढ़ा रहे हैं तो एक जो है कि यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक हैं बच्चों को चिड़ियाघर दिखाने के लिए लेके जाते हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं उसी के बारे में देख रहे हैं। बच्चों को जानवरों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहते हैं। बच्चे हैं तो कितना संरक्षण के बारे में संवेदनशील होंगे आपको पता हो सकता है। बच्चों को मज़ेदार तरीके से सीखने का मौका मिलता है, ये बात भी लगभग सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट होगा दोस्तों उसी को हम लोग यहाँ पे रखेंगे।
बच्चों में पशुओं को पालने के कौशल को विकसित, ये वाला भी दोस्तों आंसर नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं, वो वास्तविक जीवन की परिस्थितियों और कक्षा में जो अध्ययन किया जा रहा है उसी से संबंध स्थापित करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों पक्षियों के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप टाइगर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को जब आप चिड़ियाघर में उन सभी जानवरों को दिखाने के लिए लेके जाते हैं तो उनका तात्पर्य यह होता है कि जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही है उस विद्यालय की शिक्षा को वास्तविक जीवन से जोड़ना। तो ये शिक्षक वही कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कि आंसर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। और जो कि ये जो कि दोस्तों आपका तीसवां प्रश्न रहा, और इसी के साथ जो कि दोस्तों आपका ये प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती हुई। और दोस्तों अगर आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ जिसमें एनसीईआरटी और पेडागोजी दोनों शामिल होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।